शहनाइयों की मधुर धुन के बीच सजी हुई मंडप में चारों ओर फूलों की महक बिखरी थी। गुलाब और चमेली की खुशबू में रचा बसा वो पल किसी सपने जैसा लग रहा था, पर किसी का सपना टूटने वाला था। अभिमान सिंह चौहान, दिल्ली का फेमस करोड़पति बिजनेसमैन, जो भारी रेशमी शेरवानी पहने मंडप में बैठा हुआ था, और उसके बगल में लाल जोड़े में सजी एक नाजुक सी दुल्हन बैठी थी। पंडित जी ने मंत्रों के बीच ऊंची आवाज में कहा, बेटा, कन्यादान पूरा हुआ, अब तुम दुल्हन की मांग में सिंदूर भरो। अभिमान ने हल्के से सिर झुकाया और सामने रखी सिंदूर की डिब्बी उठाने लगा कि तभी दुल्हन की कजिन ने आगे बढ़कर दुल्हन का घूंघट उठा दिया, और उस एक पल में जैसे पूरा मंडप थम गया। अभिमान की सांसें रुक गईं, उसकी आंखों में अविश्वास, दर्द और यादों का समंदर उमड़ आया। महिमा, शब्द होठों तक आए, मगर आवाज गले में अटक गई। हाथ कांपने लगे। डिब्बी उसके हाथों से लगभग छूटने ही वाली थी कि तभी वो सिंदूर की डिब्बी को कसकर हाथों से पकड़ लेता है। वो बस एक टक सामने बैठी महिमा को देख रहा था। महिमा, जिसने सिर झुकाया हुआ था, और उसकी पलकों पर सजे आंसू किसी अधूरी कहानी की गवाही दे रहे थे। उसने महिमा के आंसुओं को देखा तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि मानो वो आंसू उससे कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ, मैं किसी और की अमानत हूँ, मुझे दागदार मत करो। पंडित जी की आवाज फिर गूंजी, बेटा, अब सिंदूर लगाइए, शुभ मुहूर्त बीत रहा है। पंडित जी की बात सुनकर अभिमान जैसे नींद से जागा, मगर अगले ही पल वो उठकर खड़ा हुआ। सभी मेहमान हैरानी से उसे देखने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे। महिमा के दिल को सुकून भरी राहत मिली, और एक पल के लिए उसे लगा कि उसके सपने, उसके अरमान अब अपना दम नहीं तोड़ेंगे। उसने हल्के से सिर उठाया। अभिमान की आंखों में तूफान था। वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी अभिमान की दादी कल्याणी सिंह ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी तेज लेकिन शांत आंखों में एक सख्त आदेश छुपा हुआ था। उन्होंने बस आंखों ही आंखों में इशारे से कहा, बैठ जाओ अभिमान। अभिमान ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। कपकपाते हाथों से उसने सिंदूर की डिब्बी उठाई और महिमा की मांग में सिंदूर भरा। फिर उसने थाली से मंगलसूत्र उठाया और बिना कुछ बोले महिमा के गले में पहना दिया। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, शुभ कार्य संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। तालियों की गूंज के बीच अभिमान के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान बिखर गई। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, सच में किस्मत के खेल भी बहुत निराले होते हैं। जब चाहता था कि तुम मेरी बीवी बनो, तब किस्मत ने साथ नहीं दिया, और आज चाहता था कि ये शादी यहीं टूट जाए, तो किस्मत ने एक बार फिर उन टूटे दिलों के टुकड़े जोड़ने लगी जो कभी टूटकर बिखर गए थे। शादी संपन्न हो गई थी और वो उठकर कल्याणी देवी के पास गया। उनके गले में बाहें डालते हुए बोला, दादी माँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं जा रहा हूँ। कल्याणी सिंह ने पहले उसे रोकना चाहा, पर फिर ठहर कर मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, जा सकते हो, पर ध्यान रहे, शाम होने से पहले चौहान हाउस लौट आना, क्योंकि आज रात तुम्हारा चौहान हाउस में होना बहुत जरूरी है। अभिमान ने बस सिर हिलाया, एक आखिरी नजर महिमा पर डाली और बिना कुछ कहे मंडप से बाहर चला गया। रात गहराने लगी थी, मंदिर की रोशनी पीछे छूट चुकी थी, और सामने बस एक लंबा सुनसान रास्ता फैला था। उधर महिमा शादी के मंडप से उठकर कमरे के अंदर आ गई थी, जहां कल्याणी सिंह के सामने वो सर झुकाए बैठी हुई थी। कल्याणी सिंह बहुत कड़क अंदाज में कह रही थी, जितने आंसू बहाने हैं, आज अभी इसी वक्त बहा लो।
क्योंकि आज के बाद मैं चौहान हाउस में तुम्हें रोने की इजाज़त नहीं दूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा अभिमान तुम्हारे आँसुओं को देखकर उसे ऐसा लगे कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। महिमा अपने आँसुओं को पोंछते हुए बोली, "आप जैसा कहोगे, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे मेरे भाई से मिल लेने दो।" हरगिज़ नहीं, अब तो मैंने आपके पोते से शादी भी कर ली है और आपके घर दुल्हन बनकर भी चल रही हूँ। फिर लड़की, शायद तुम भूल गई हो कि मैं कल्याणी सिंह हूँ। मेरे सामने मुँह खोलने की किसी को इजाज़त नहीं है। मैं वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है और इस समय के लिए मेरा यही फैसला है कि तुम तब तक अपने छोटे भाई से नहीं मिलोगी, जब तक मेरे अभिमान को तुम पूरी तरह से अपना नहीं बना लेती। उसे इस बात का यकीन नहीं दिला देती कि तुम सिर्फ उसकी हो और हमेशा उसकी ही बनकर रहोगी। तब तक तुम अपने छोटे भाई से मिलना तो दूर, ये भी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारा भाई दुनिया के किस कोने में है। महिमा कल्याणी सिंह के पैरों में गिरकर मिन्नतें करते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरा भाई ही मेरी पूरी दुनिया है। वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। प्लीज बस एक बार आप मुझे उससे मिल लेने दीजिए। मैं उसे अपने तरीके से समझा दूंगी। लड़की, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ भी है बहुत आराम से है। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि कल्याणी सिंह किसी निर्दोष को कभी सज़ा नहीं देती हैं और तुम्हारा भाई बिल्कुल निर्दोष है। इसलिए वो जहाँ भी है, बहुत खुश है। गुनहगार तो तुम मेरी हो, इसलिए तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब जल्दी से ये रोना-धोना बंद करो और चौहान हाउस चलने की तैयारी करो। कल रिसेप्शन पार्टी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस रोते हुए चेहरे को देखकर पूरी दुनिया ये कहे कि द ग्रेट बिजनेस टाइकून अभिमान सिंह चौहान की वाइफ बहुत बड़ी इमोशनल फूल है। कल्याणी सिंह के जाते ही महिमा फूट-फूट कर रोने लगी थी। उधर अभिमान सिंह चौहान अपनी ब्लैक मर्सिडीज में बैठा गाड़ी को बिना रुके चला रहा था। स्पीडोमीटर की सुई लगातार ऊपर जा रही थी। 80, 100, 120। उसकी आंखों के आगे बार बार वही चेहरा घूम रहा था। दुल्हन बनी महिमा, सिंदूर से सजी मांग, मगर चेहरे पर वही चुप्पी, वही झुकाई हुई नजरें। जितनी बार महिमा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता, अभिमान उतनी ही जोर से एक्सीलेटर दबा देता। हवा की तेज आवाज और गाड़ी के अंदर की खामोशी एक अजीब सन्नाटा पैदा कर रही थी। उसके दिल में तूफान मचा था, गुस्सा, दर्द और एक टूटे हुए रिश्ते की ठेस। अचानक उसने एक झटके से ब्रेक लगाया। गाड़ी बीच सुनसान सड़क पर चीखते हुए रुक गई। कुछ पल वो यूं ही स्टीयरिंग पर झुका बैठा रहा। फिर जैसे ही अंदर जमा हुआ सारा दर्द फट पड़ा। वो जोर से चिल्लाया, क्यों? क्यों दादी माँ, क्यों? आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? उसकी आवाज गाड़ी की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरी शादी महिमा से क्यों करवाई? और अगर ये शादी करवानी ही थी, तो कम से कम एक बार तो बता देती। उसकी सांसें भारी हो गईं, आंखों में आंसू तैरने लगे, उसका गला भर आया और शब्द टूटने लगे। वो स्टीयरिंग पर सिर झुकाकर फूट पड़ा। साउंड प्रूफ गाड़ी के भीतर सिर्फ उसकी सिसकियां और टूटे हुए दिल की आवाज रह गई। कुछ देर तक वो वहीं बैठा रोता रहा। उसकी आंखों में महिमा की झलक थी और दिमाग में बस एक सवाल कि मैं इस रिश्ते को उम्र भर कैसे निभाऊंगा। वो बहुत दर्द भरी आवाज में अपने आप से कहता है, माना कि महिमा मेरी पहली मोहब्बत थी, जिसकी एक झलक पाने के लिए मैं बेकरार रहता था और आज वो मेरे नाम हो गई है। उसका वजूद, उसकी मोहब्बत, उसके अंग अंग पर मेरा अधिकार हो गया है। लेकिन दिल के किसी कोने में फिर भी हुक उठ रही है
कि दादी माँ, आपने मेरी महिमा से शादी क्यों करवाई? क्यों मुझे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जो रिश्ता मेरे लिए बना ही नहीं था? कुछ देर बाद महिमा के चाचा चाची उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा, विदाई का समय आ गया। वो बोझिल कदमों से उठते हुए महिमा बाहर आ गई। कल्याणी सिंह गाड़ी में बड़े शान से बैठी थी और महिमा अपने चाचा चाची के गले लगकर खूब रोई और फिर गाड़ी में जाकर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में गाड़ी स्पीड में भागती हुई चौहान हाउस की तरफ बढ़ने लगी थी और कुछ मिनट के बाद फूलों से सजी महिमा की गाड़ी चौहान हाउस के सामने थी। जैसे ही गेट खुलता है, कार अंदर लंबी पत्थरों की बनी ड्राइवे पर आगे बढ़ती है, जिसके दोनों तरफ खूबसूरत गार्डन, फाउंटेन और विदेशी फूलों की कतारें सजी होती हैं। हवा में हल्की सी गुलाब और रजनीगंधा की खुशबू भी खुली हुई थी। कार पोर्च में रुकती है और महिमा धीरे से कार का दरवाजा खोलती है और जैसे ही बाहर कदम रखती है, तो उसकी नजर सामने खड़ी 4 मंजिला विशाल हवेली, सफेद संगमरमर की दीवारें, ऊंची खिड़कियां, बालकनी पर सुनहरी रेलिंग और बीच में एक बड़ा क्रिस्टल झूमर जो मुख्य हॉल की भव्यता का संकेत दे रहा था। अंदर का नजारा तो और भी शानदार था। जैसे ही महिमा दहलीज पार करती है, उसके पैरों के नीचे इटालियन मार्बल की चमकदार फर्श, दीवारों पर पुराने चौहान खानदान की शाही तस्वीरें और छत से लटका विशाल झूमर पूरे हॉल को रॉयल लुक दे रहा था। दाईं तरफ एक भव्य सीढ़ी ऊपर की मंजिलों की ओर जाती थी, जिसकी रेलिंग पर महीन नक्काशी की गई थी और बाईं ओर एक विशाल लिविंग एरिया था, जहां महंगे सोफे, शाही कालीन और एंटीक शोपीस सजे हुए थे। ये घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि चौहान परिवार की रुतबा, परंपरा और शक्ति का प्रतीक था। तभी पीछे से नौकरों की लाइन लग जाती है और घर की इकलौती बड़ी बहू की तरह उसका शाही स्वागत होने लगता है। महिमा की जगह कोई और लड़की होती तो शायद आज उसे अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा होता, लेकिन महिमा की आंखों में चौहान हाउस के शानो शौकत देखकर भी कोई चमक नहीं आई थी। वो अपने टूटे हुए दिलों के टुकड़े समेटे एक एक कदम बढ़ाते हुए उस कैद खाने की तरफ बढ़ रही थी, जहां सुख की सारी चीजें थी, लेकिन वो नहीं था जो उसके दिल पर राज करता था, जो उसकी आंखों में बसा था और रूह में समाया था, जिसकी यादें उसके अंग अंग को महका देती थीं। गृह प्रवेश की सारी रस्में हो चुकी थीं, लेकिन बिना अभिमान के, और इस बात का कल्याणी सिंह को थोड़ा नहीं बहुत दुख था। अभिमान उनका इकलौता पोता था और उसकी शादी को लेकर उनके ढेरों अरमान थे, पर अभिमान की शादी कुछ ऐसे हालातों में हुई जिसकी वजह से ना तो उनके कोई अरमान पूरे हुए और ना ही कोई जश्न। बस मेहमानों की मौजूदगी में सिंपल तरीके से उन्होंने महिमा और अभिमान की शादी करवा दी थी। कल्याणी सिंह अपने असिस्टेंट रेनू से कहती हैं कि वो महिमा को अभिमान के कमरे में ले जाए। मैं थोड़ी देर बाद उससे मिलने आती हूँ। रेनू महिमा को अभिमान के कमरे में ले जाती हैं। चौहान हाउस की तरह अभिमान का कमरा भी बहुत एक्सपेंसिव चीजों के साथ रॉयल तरीके से सजा हुआ था। महिमा एक नजर उठाकर पूरे कमरे को देखती है, तो कमरे की डेकोरेशन कुछ ऐसी थी जिसे देखकर महिमा की आंखों में आंसू आ गए थे। रेनू से छुपाकर वो अपनी आंखों के आंसुओं को जब पोंछने लगती है, तो रेनू उसके पास आती है और कहती है, छोटी मेम साहब, मैं जो कहने जा रही हूँ उसे सुनकर अगर आपको बुरा लग जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन वो बात कहे बिना मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। महिमा रेनू की तरफ देखने लगती है, तो रेनू कहती है, छोटी मेम साहब, अब आपकी पूरी जिंदगी इस आलीशान घर में ही बीतने वाली है, इसलिए हो सके तो आप अपने अतीत की बातों को भूलकर यहाँ के लोगों को और इस घर को अपना बना लीजिए। इसी में आपकी भलाई है। और हाँ,
कभी भी कल्याणी सिंह के अगेंस्ट जाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि कल्याणी सिंह चलती फिरती आंधी है जो अपने साथ हवाओं का वो बवंडर लेकर चलती है जिसमें पेड़ हिलते नहीं बल्कि जड़ से उखड़ जाया करते हैं। इसलिए प्लीज अपने पास्ट को कभी प्रेजेंट में मत लाना। इतना कहते हुए वो वहां से चली जाती है और महिमा अपने आप से कहती है, रेनू, मैं कल्याणी सिंह को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुमने उनके बारे में जो कुछ भी कहा है वो एक एक शब्द सच है। पर एक बात तुमने गलत कहा कि वो आंधी है। वो आंधी नहीं, तूफान है। ऐसा तूफान जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है और जहाँ फूल खिले होते हैं उस जमीन को बंजर बना देता है। महिमा चुपचाप बेड पर बैठ जाती है। करीब आधा घंटे बाद कल्याणी सिंह कमरे में आती हैं और एक खानदानी हार उसे देते हुए कहती हैं, ये हमारा खानदानी हार है और इस हार को इस घर की बहू अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार पहनती है। एक बार जब उसकी सुहागरात होती है और दूसरा जब वो चौहान खानदान को वारिस देती है। आज तुम मेरे पोते अभिमान चौहान के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रही हो और मैं चाहती हूँ कि आज रात तुम ये हार पहनो और पूरी सच्चे मन के साथ अभिमान के सामने खुद को समर्पित कर दो। समर्पण का मतलब तुम समझ रही हो। तुम दोनों के बीच की सारी दूरियां आज रात खत्म हो जानी चाहिए और कल की सुबह ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम्हारा रोम रोम मेरे पोते अभिमान के रंग में रंगा हो। मैं जानती हूँ कि अभिमान शायद आज रात इस रिश्ते की शुरुआत ना करे, तो तुम्हें खुद पहल करनी होगी। उसे इस बात का एहसास दिलाना होगा कि तुम उससे शादी करके बहुत खुश हो और आज रात उसके प्यार में पूरी तरह से डूबना चाहती हो। महिमा कल्याणी सिंह की बात सुनकर उन्हें हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। कल्याणी सिंह ने जब देखा कि महिमा उन्हें ही एकटक देख रही है, तो वो हंसते हुए कहती है, महिमा, मुझे ऐसे मत देखो, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। बस 1 घंटे के बाद अभिमान यहाँ पहुँचने वाला है, इसलिए अभिमान के आने से पहले जितना भी रोना धोना है रो लो। लेकिन मेरे पोते अभिमान के सामने एक सजी संवरी दुल्हन बनकर सेज पर बैठ जाना और उसके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करना। और आज से 1 साल बाद जब हमारे खानदान का वारिस तुम्हारी गोद में होगा, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवा दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन सुबह मैं तुमसे मिलने आऊंगी और ये भी देखने के लिए कि इस सजी हुई सेज पर प्यार की सिलवटें हैं या नहीं। कल्याणी सिंह वहां से चली गई थी और महिमा आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि कल्याणी सिंह ने उससे इतने बोल्ड अंदाज में बात की है, जिसे सुनकर उसे शर्म आ रही थी और साथ ही बहुत रोना भी आ रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजती है, तो वो जल्दी से फोन उठाती है। फोन पर उसकी चाची रोते हुए कह रही थी, बेटा, कल्याणी सिंह ने सिर्फ 5 मिनट के लिए रोहन से बात करवाई थी। रोहन बहुत रो रहा था और रोते हुए कह रहा था कि वो हम लोगों से दूर नहीं जाना चाहता है। महिमा, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कल्याणी सिंह की शादी की जिद थी, तो शादी तुमने उनके पोते अभिमान से कर ली है। फिर वो हमारे रोहन को क्यों नहीं लौटा रही हैं? महिमा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, चाची, इसलिए कहीं मैं इसे इनकार ना कर दूं। पर आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं बहुत जल्द रोहन को वापस लाऊंगी। बस आप मुझे थोड़ा सा समय दे दो। महिमा की चाची फोन रख देती हैं और महिमा घुटने में अपना मुंह रखते हुए कहती है, सब मेरी वजह से हुआ है। सारी फसाद की जड़ मैं हूँ। उसे अपने वो हसीन दिन याद आ रहे थे जब उसकी लाइफ में ना कोई टेंशन थी और ना कोई तकलीफ। हालांकि उसके मम्मी पापा
बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उसके चाचा-चाची ने उसे इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया था कि वो अनाथ है। 21 साल की वो एक बहुत ही खूबसूरत नए नक्श वाली लड़की थी और 16 साल का उसका भाई रोहन था। जब वो केवल 10 साल की और रोहन केवल 5 साल का था, तब एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी-पापा इस दुनिया से चले गए थे। सूरज जी और सुधा जी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने महिमा और रोहन को अडॉप्ट कर लिया था। सूरज प्रताप सिंह की साड़ियों का एक बहुत अच्छा शोरूम था, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन शोरूम में आग लग गई, जिस वजह से उनका सारा सामान जल गया। लाखों में नुकसान होने के बाद उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो हो गई थी। जो भी सेविंग थी, उससे उन्होंने फिर एक बार साड़ियों की एक छोटी-सी दुकान खोली, पर दुकान में पहले की तरह अब इनकम नहीं होती थी। महिमा एमबीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसका छोटा भाई रोहन हाई स्कूल में पढ़ रहा था। महिमा के चाचा की दुकान पहले के जैसी नहीं चल रही थी, जिस वजह से आए दिन उन्हें पैसों की तंगी लगी रहती थी। दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्च की वजह से महिमा ने डिसाइड किया कि वो पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी भी करेगी। इस वजह से वो एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने लगती है। महिमा के जॉब करने से घर की हालत में थोड़ा सुधार हो गया था और फिर उसकी मुलाकात कंपनी में काम करने वाले श्रेयांश से हुई। श्रेयांश कंपनी में मैनेजर था और उसे कंपनी की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैट मिला हुआ था। वो एक बहुत खुशमिजाज लड़का था और महिमा भी बहुत हँसमुख, शरारती स्वभाव की लड़की थी, जिस वजह से बहुत कम समय में ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। पहले दोस्ती और फिर धीरे-धीरे कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, ये उन दोनों को तब पता चला जब एक दिन श्रेयांश की मम्मी उससे उसकी शादी की बात करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने उसके लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की देख ली है। वो अपनी मम्मी की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया था। वो जब ये बात महिमा को बताता है, तो महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, श्रेयांश, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी शादी की बात सुनकर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझसे कोई मेरी सबसे प्यारी चीज छीन रहा है और क्यों ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। श्रेयांश बहुत गौर से उसकी आंखों को देखता है और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, महिमा, जब से मम्मी ने शादी की बात की है, तब से ना जाने क्यों मुझे भी यही सब फील हो रहा है जो तुम अभी अभी कह रही थी। अगले दिन श्रेयांश ऑफिस नहीं आता है, तो महिमा को ऐसा लगता है कि श्रेयांश अपनी मम्मी के साथ उस लड़की को देखने गया है। ये बात उसे इतना बेचैन कर देती है कि वो ऑफिस में बिना कुछ कहे सीधा श्रेयांश के घर पहुंच जाती है और श्रेयांश के गले लगकर कहती है, श्रेयांश प्लीज इस शादी से मना कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, महिमा, हम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज आ गए, लेकिन अपनी फीलिंग्स का एहसास ही नहीं हुआ। जब हमें अपनी फीलिंग्स का एहसास हो गया है, तो मैं किसी और से शादी क्यों करूँगा? तभी वहाँ श्रेयांश की मम्मी आ जाती हैं, तो वो महिमा का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहता है, मम्मी, ये महिमा है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। महिमा को देखकर श्रेयांश की मम्मी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, महिमा, मैं ये तो जानती थी कि मेरे बेटे की पसंद बहुत खूबसूरत है, पर इतनी खूबसूरत है ये नहीं पता था। श्रेयांश की मम्मी महिमा के चाचा चाची से मिलकर उन दोनों का रिश्ता पक्का कर देती हैं। महिमा के चाचा शादी में कोई कसर नहीं रखना चाहते थे, इसलिए वो 1 साल की मोहलत मांगते हैं और कहते हैं कि महिमा हमारी इकलौती बेटी है और मैं चाहता हूँ
कि महिमा को मैं बहुत कुछ देकर अपने घर से विदा करूं, इसलिए 1 साल का मुझे समय चाहिए। वो सूरज जी की बात मान जाती हैं और फिर दोनों फैमिली मिलकर डिसाइड करते हैं कि अभी श्रेयांश और महिमा की एंगेजमेंट हो जाएगी और फिर 1 साल के बाद शादी। 1 हफ्ते बाद उन दोनों की सिंपल तरीके से एंगेजमेंट हो गई थी। महिमा और श्रेयांश शादी के सपने बुनने लगे थे। वो अक्सर शाम को एक दूसरे से मिलते और घंटों पार्क में बैठकर बातें करते। दिन खुशियों भरे बीत रहे थे कि तभी श्रेयांश को बैंगलोर में एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाती है। श्रेयांश बैंगलोर वाली जॉब करने से मना कर देता है और महिमा को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, महिमा, मैं तुम्हें छोड़कर बैंगलोर नहीं जाऊंगा। श्रेयांश, तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिला है, तो तुम इस ऑफर को कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? कंपनी पैकेज भी अच्छा दे रही है और सारी फैसिलिटी भी दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। श्रेयांश की मम्मी उसे समझाते हुए कहती हैं, वैसे भी अब शादी में केवल 7 महीने बचे हैं और शादी के बाद महिमा भी हम लोगों के साथ बैंगलोर आ जाएगी। महिमा भी उसे समझाते हुए कहती है, हाँ श्रेयांश, बस केवल 7 महीने और फिर उसके बाद मैं, तुम और मम्मी जी एक साथ एक घर में रहेंगे। इसलिए प्लीज थोड़ा सा अभी एडजस्ट कर लो। सभी लोगों के समझाने पर श्रेयांश उनकी बात मान जाता है और वो बैंगलोर चला जाता है। महिमा को अब उस ऑफिस में श्रेयांश के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे ऑफिस में हर पल श्रेयांश की याद आती थी। इसलिए वो चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज ज्वाइन कर लेती है। ज्वाइन किए हुए अभी मुश्किल से 5 दिन भी नहीं हुए थे, तो उसे एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनानी थी। प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था कि उसे सख्त हिदायत दी गई थी कि प्रेजेंटेशन में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कंपनी में काम करते हुए उसे मात्र केवल 5 दिन हुए थे और वो इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। प्रेजेंटेशन बनाने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसे मैनेजर ने बताया था कल 11 बजे तक उसे प्रेजेंटेशन बनाकर अभिमान सर को देनी होगी। अभिमान सिंह का नाम सुनते ही वो बहुत घबरा रही थी, क्योंकि कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसने अभिमान सिंह चौहान के बारे में सर्च किया था। तो उसे पता चला था कि अभिमान 27 साल का एक बहुत ही रूडी, एरोगेंट टाइप का लड़का है। वो खुद इतना परफेक्ट है कि सामने वाले से हमेशा परफेक्ट की ही उम्मीद करता है। जब कोई उसके काम पर खरा नहीं उतरता, तो वो फौरन उसे अपनी कंपनी से बाहर कर देता है। महिमा को प्रेजेंटेशन बनाने में अगर प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो इस बात से घबरा रही थी कि कहीं अभिमान को उसका काम पसंद नहीं आया, तो वो कहीं उसे नौकरी से ना निकाल दे। बहुत मुश्किलों के बाद उसने चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी में नौकरी मिली थी और अच्छा खासा पैकेज भी मिल गया था। इसलिए वो चाहती थी कि जब तक उसकी शादी ना हो, वो इसी कंपनी में काम करती रहे। इसलिए वो डरते-डरते प्रेजेंटेशन बना रही थी। शाम के 6 बज गए थे और लगभग सारा स्टाफ चला गया था। जो 2-4 लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, वो सब अपने पेंडिंग काम को पूरा कर रहे थे। महिमा भी अपने केबिन में बैठी प्रेजेंटेशन बना रही थी। प्रेजेंटेशन बनाने में उसे इसलिए भी टाइम लग रहा था क्योंकि उसे प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी नहीं थी। इसलिए वो पहले प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रही थी और फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी। काम करते-करते उसे रात के 8 बज गए थे और उसे पता ही नहीं चला। उसने नज़र उठाकर देखा तो पूरा स्टाफ जा चुका था। उसने जल्दी से लैपटॉप ऑफ किया और अपना बैग लेकर जैसे ही वहां से जाने लगी, तो उसकी नजर अभिमान के केबिन की तरफ गई, जिसमें अभी भी लाइट जल रही थी।
उसे चपरासी की वो बात याद आई कि मैडम लाइट ऑफ करके जाना, क्योंकि लाइट ऑन रहने पर सर बहुत नाराज हो जाते हैं। उसने सारे केबिन को देखा तो सब में लाइट ऑफ थी। उसे लगा कि शायद चपरासी उस कमरे की लाइट ऑफ करना भूल गया है, और अगर ये बात सर को पता चल गई तो वो चपरासी पर बहुत गुस्सा करेंगे। यही बात सोचकर वो अभिमान के कमरे में जाकर लाइट ऑफ कर देती है। लाइट ऑफ करके वो जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तभी उसका फोन हाथ से छूट जाता है। लाइट ऑफ थी, इस वजह से उसे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लाइट जलाने के लिए वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है कि तभी उसका हाथ फ्लावर वेस से टकरा जाता है, जिस वजह से फ्लावर वेस जमीन पर गिर जाता है। अंधेरे में ही फ्लावर वेस को उठाने की वो कोशिश करती है तो वेस का एक टुकड़ा उसके हाथों में लग जाता है, जिस वजह से खून बहने लगता है। वो मुश्किल से खुद को संभालती है और लाइट ऑन करने के लिए एक-एक कदम बढ़ाते हुए स्विच बोर्ड की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और कोई कमरे में आ जाता है। महिमा कुछ कहती, इससे पहले ही सामने से आने वाला व्यक्ति उससे टकरा जाता है। टकराने की वजह से महिमा गिरने ही वाली थी कि तभी उस अजनबी ने उसे कमर से पकड़ते हुए कुछ इस तरह से अपने एक हाथ में थाम लिया, मानो वो कोई गुलाब का नाजुक सा फूल हो। अंधेरे की वजह से वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे की गर्म सांसें वो दोनों अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की धड़कनों को भी बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहे थे। महिमा ने जल्दी से खुद को संभाला और जैसे ही थोड़ा उससे दूर हुई कि अचानक उसका पैर उस टूटे हुए फ्लावर बेस पर पड़ गया। महिमा के मुंह से एक दर्द भरी सिसकी निकली और लड़खड़ाते हुए वो फिर गिरने ही वाली थी कि एक बार फिर उस अजनबी ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने फोन का टॉर्च ऑन करते हुए जब वो महिमा की तरफ देखता है तो महिमा के चेहरे पर बिखरे बालों के लटों को देखकर उसके होश उड़ गए थे। गुलाब की पंखुड़ियों से भी नाजुक होंठ और गालों पर शर्म की लाली बिखरी हुई थी। दोस्तों, ये न्यू लव स्टोरी का पहला भाग आपको कैसा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, मेरे बार-बार कहने पर भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ऐसे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी-प्यारी लव रोमांटिक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।